डियर स्टूडेंट्स, जो अभी थर्ड ग्रेड के एग्जाम देने वाले हैं जस्ट इसी महीने, तो आपके लिए ये एपिसोड बिल्कुल प्रॉपर है। और आप अगर सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड देना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो उस समय देखना है जब आपका ये टॉपिक पूरा हो गया हो और आपको शॉर्ट में क्विक रिवीजन करना हो। ये जो कंसेप्ट मैप जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रिवीजन करने के लिए एक प्रॉपर तरीका है कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अब मुझे इसका शॉर्ट में रिवीजन करना है। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के मैंने दो पार्ट किए हैं। एक पार्ट में मैंने मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों को लिया है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और ये दूसरा एपिसोड जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, उसकी कुछ परिभाषाएं, उसका जो कार्य क्षेत्र है, जिन जिन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान काम करता है, और इसका जो विकास हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान का, उसमें जो महत्वपूर्ण जो योगदान जिन लोगों का है उनको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो मात्र 20-25 मिनट के इस वीडियो में आपका जो मनोविज्ञान का ये जो पार्ट है, इसका पूरा शॉर्ट में संक्षेप में रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ये आपकी काफी हद तक मदद करने वाला है। जब हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो परिचय है वो कहां से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। देखिए, मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है और मनोविज्ञान में हमारी मानसिक प्रक्रियाओं और हमारे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है और इतने बड़े विषय के अंदर बहुत कुछ शाखाएं इसकी बना दी जाती हैं, क्योंकि इतने बड़े विषय को एक ही सब्जेक्ट में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मनोविज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो मनोविज्ञान हो जाती है प्योर या शुद्ध मनोविज्ञान या सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, और दूसरी उसकी शाखा बन जाती है अप्लाइड या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान की वो शाखा जिसमें नए नियम बनाना, नए सिद्धांत बनाना, नई नई खोजें करना, नए नए प्रयोग करना, वो सारे तो आ जाती है सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल में। जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को या प्योर साइकोलॉजी को तो या विकासात्मक मनोविज्ञान को हम उसमें ले लेते हैं। लेकिन जब मनोविज्ञान के नियमों का, सिद्धांतों का या जो प्रयोगों से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे थॉर्नडाइक ने प्रयोग करके कुछ कहा है, स्किनर ने प्रयोग करके कुछ कहा है, पावलोव ने प्रयोग करके कुछ कहा है, बंडूरा ने, टॉलमैन ने, लेविन ने, या आपके गेस्टाल्टवादियों ने, या मेमोरी में जैसे एबिंगहॉस का नाम आ जाता है, एटकिंसन, सिफ्रिन आ जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों ने जो जो बातें कही है, जब हम उनको अपने व्यावहारिक जीवन में या प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हम उनको लागू करते हैं, तब वो अप्लाइड साइकोलॉजी या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान बन जाता है। तो इन्हीं नियमों का, यानी मनोविज्ञान के नियमों का, सिद्धांतों का या जो प्रयोगों से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उनको जब हम शिक्षा के क्षेत्र में या सीखने सिखाने के क्षेत्र में, शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में, टीचिंग लर्निंग के क्षेत्र में जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं, तब वो शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, अनुप्रयुक्त शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान आती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है कि वो एक व्यवहारिक विज्ञान है। एक व्यवहारिक का मतलब है कि इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। खास तौर पे मानव व्यवहार का अध्ययन किस स्थिति में होता है? शिक्षण अधिगम की स्थिति में, कि बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है, सीखने के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके अंदर क्या चल रहा होता है, ये सारी चीजें। चूंकि ये व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए व्यवहारिक विज्ञान की कैटेगरी में आता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कभी भी एकांत में या अकेले में नहीं होती है। जहां भी एक से भले दो, जैसे दो आदमी आ जाते हैं, वो एक सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है। इसलिए सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन जो सिखाना है या जो शिक्षण है वो एक सामाजिक गतिविधि मानी गई है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को एक सोशल साइंस या एक सामाजिक मनोविज्ञान माना गया है। यह एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, यह बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपकी मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उस प्रकार से ये एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक चर होते हैं, जिनके ऊपर प्रैक्टिकल किया जा सकता है। लेकिन मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक चर होते हैं जिन पर प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता। मैथ्स में जैसे 0 होता है, फिजिक्स में किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 हो सकता है, किसी का वेग 0 हो सकता है, लेकिन मनोविज्ञान में कोई चीज 0 कैसे होगी? किसी का एटीट्यूड 0 कैसे हो सकता है? किसी की पर्सनैलिटी 0 कैसे हो सकती है? किसी का IQ 0 हो ही नहीं सकता। इसलिए मनोविज्ञान में
एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, निरपेक्ष शून्य जिसको हम कहते हैं वो नहीं होता, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान में होता है। इसलिए याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है। यह एक प्रगतिशील या विकासशील या डेवलपिंग या विधायी या सकारात्मक विज्ञान है। हम ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनोविज्ञान का नियमित रूप से विकास हो रहा है। नए नए सिद्धांत मनोविज्ञान में आ रहे हैं, नए नए प्रयोग इसके अंदर हो रहे हैं, और जो पुराने जो सिद्धांत हैं उनमें संशोधन हो रहा है। इसलिए मनोविज्ञान एक लगातार आगे बढ़ने वाला, या जिसको हम कह सकते हैं कि विकासशील, जो निरंतर विकसित हो रहा है, ऐसा विज्ञान है। हालांकि मनोविज्ञान पूरी तरह परफेक्ट विज्ञान नहीं बन सकता क्योंकि ये भौतिक राशियां इसमें नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान की जो विधियां हैं वो वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान आत्मा से वैज्ञानिक है, आत्मा से वो साइंटिफिक है। वो ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहता है जो वस्तुनिष्ठ हो। वस्तुनिष्ठ विधियां वो होती हैं जिनका सदैव एक जैसा परिणाम आता है, लेकिन मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक चर होने के कारण हर जगह ये तरीके लगाए नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि गरीबी के कारण बच्चे की पिछड़ापन आता है। अब आप इसको प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाएंगे? आप किसी बच्चे को कैसे गरीब स्थिति में रख सकते हैं? हाँ, अगर वो स्वाभाविक रूप से वो किसी ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां गरीबी है और वो पढ़ाई में पिछड़ापन आ गया, तो आप उसके बाद में स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? प्रयोग नहीं किए जा सकते, बाद में स्टडी की जा सकती है। इसीलिए मनोविज्ञान में हर चीज पर प्रयोग संभव नहीं है क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक चर होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आंतरिक होती हैं जिनका बाहर प्रत्यक्ष रूप से मापन भी संभव नहीं हो पाता, प्रत्यक्ष मापन नहीं हो पाता, इसलिए अप्रत्यक्ष मापन का सहारा लेना पड़ता है। मनोविज्ञान आत्मा से विज्ञान है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये बार बार आया है, लेकिन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, इसलिए मनोविज्ञान को एक विकासशील या डेवलपिंग विज्ञान कहा गया है। मनोविज्ञान एक अप्लाइड या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। स्किनर के अनुसार यह सीखने और सिखाने का विज्ञान है। पील ने मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा है, और क्रो एंड क्रो के अनुसार यह जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का विज्ञान है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो बार बार पूछी गई हैं, मैंने उन्हीं को लिया है, और परिभाषाओं का अवलोकन करने के लिए आप मेरी पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जब विकसित हुआ तो इसके अंदर कुछ लोगों का जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण माना गया है। मैं कुछ लोगों के योगदान के लिए आप लोगों के सामने आ रहा हूं, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ये लो, के वेयर इज जूम, यस। अब मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले इसमें शुरुआत होती है रूसो से। हम शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत रूसो से करते हैं। रूसो ने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक एमिली में, जिसका नाम एमिली है, उसमें उन्होंने जोर दिया कि सीखने में अनुभव और अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, यानी रूसो से हम इसकी शुरुआत करते हैं कि रूसो ने एमिली में अनुभव और अन्वेषण का विचार दिया था। जॉन लोक का नाम आप सब जानते हैं। जॉन लोक एक एम्पिरिसिस्ट है, एक अनुभववादी है, और अनुभववादी आदमी हमेशा जन्मजात योग्यताओं को महत्व नहीं देता। वो ये कहता है कि अनुभव के द्वारा ही ज्ञान अर्जित होता है। टेबुला रजा एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खाली स्लेट। जॉन लोक का यह मानना था कि बच्चा जो होता है वो खाली स्लेट की तरह होता है, वो कुछ भी लेकर नहीं आता है, और जैसे जैसे जीवन में उसके अनुभव होते हैं वह सीखता है। तो दूसरा इसमें जॉन लोक का नाम आता है। तीसरे में हम इसमें पेस्टोलॉजी या पेस्टोलॉजी को लेते हैं। पेस्टोलॉजी का कहना है कि शिक्षा में पूरे व्यक्ति को शामिल करना चाहिए, और बच्चे एक्टिविटी यानी गतिविधि और अनुभव के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। यानी ज्ञान को बाहर से दिया नहीं जाए, बल्कि बच्चा स्वयं गतिविधि करे, खुद एक्टिविटी करे और अनुभव ले उन चीजों का, तब वो अच्छा सीखता है। हर्बर्ट का नाम आप सबने सुना है, हर्बर्ट की पंचपदी, और शिक्षण में हमने पढ़ा है कि जो हर्बर्ट का जो आपका जो स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो चीजों के प्रस्तुतिकरण पर बल देता है। हर्बर्ट का मानना है कि नया ज्ञान सबसे अच्छा तभी सीखा जा सकता है जब उसे विद्यार्थियों द्वारा पहले से ज्ञात ज्ञान से जोड़ा जाए। और ये आपका आज का रचनावाद ये तो कहता है ना कि रचनावाद ये तो कह रहा है कि बालक के नवीन ज्ञान को बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़कर देखा जाए।
फ्रोबेल का नाम आप सब जानते हैं। फ्रोबेल ने और किंडरगार्टन विधि दी थी, जहां बच्चे खेल और गतिविधि के माध्यम से सीख सकते हैं। बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे भावनात्मक रूप से सुरक्षित और दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। और उन्होंने एक शैक्षिक खिलौने, एजुकेशनल टॉयज बनाए थे, जिनको उन्होंने नाम दिया था गिफ्ट्स, उपहार। इन उपहारों के माध्यम से बच्चे जो हैं वे अनुभव करके स्वयं सीखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक शुरुआत की अगर अपन बात करें या सबसे ज्यादा योगदान हम माने तो वो आता है फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जुड़वां बच्चों पर अध्ययन करना प्रारंभ किया। सर फ्रांसिस गाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि के मापन की शुरुआत की। सर फ्रांसिस गाल्टन आनुवंशिकी को महत्व देने वाले व्यक्ति थे। सर फ्रांसिस गाल्टन ने हेरेडिटरी जीनियस नामक एक पुस्तक में कहा था कि बच्चे जो जीनियस होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं, वो पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। विलियम जेम्स का नाम आप सब जानते हैं। विलियम जेम्स प्रकार्यवादी यानी फंक्शनलिस्ट थे। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और शिक्षा के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको, मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों को शिक्षा में कैसे लागू करना है, उनके व्याख्यानों का संकलन टॉक्स टू टीचर्स के नाम से प्रकाशित हुआ, ये आप सब जानते हैं। विलियम जेम्स के शिष्य डीवी थे, और डीवी वो पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि बच्चे सक्रिय होकर सीखते हैं। डीवी वो पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। पहली शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोलने का श्रेय जॉन डीवी को जाता है, और उन्होंने अपने शिष्य किलपैट्रिक के साथ प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी, यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और उसके बाद नाम आता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है उसको हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। 1913 में उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सीखने के नियम दिए थे, और औपचारिक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला रखने का श्रेय जाता है स्टैनले हॉल को, अमेरिका के थे। इन्होंने एडोलसेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने वो फेमस परिभाषा दी थी कि जो किशोरावस्था होती है वो तूफानों, झंझावातों, चक्रवातों की अवस्था होती है। और बच्चों की स्टडी के ऊपर सबसे ज्यादा लंबा अध्ययन करने का श्रेय भी स्टैनले हॉल को जाता है। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट को भी जन्म देने का जो श्रेय है वो स्टैनले हॉल को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर अपन आगे चर्चा करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो हेनरी लिंडग्रेन, ये नाम याद रखना आप लोग, हेनरी लिंडग्रेन की एक पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी 1971, और उसमें उन्होंने जो है वो इसके क्षेत्र में टोटल 6 लोगों को लिया है। क्या क्या लिए है बताता हूं। शिक्षार्थी, सीखने वाला, सीखने की प्रक्रिया यानी किसको सिखाना है, कैसे सिखाना है, सीखने की स्थिति, द लर्निंग सिचुएशन, कैसे सिखाना है, कैसे सिखाने का मतलब किन परिस्थितियों में उसे सिखाना है, शिक्षण की स्थिति, टीचिंग सिचुएशन, सीखने के प्रदर्शन का मूल्यांकन, और शिक्षक, जिनमें हेनरी लिंडग्रेन के ये 3 जो हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है, सेकंड ग्रेड का पेपर आप उठा के देखिए, इतने ज्यादा इस पे सवाल आए हैं, और ज्यादातर क्या सवाल पूछे गए, कौन किस में शामिल है, कौन किस में शामिल है, ये उठाया मुद्दा उन्होंने। चलिए एक एक करके देखते हैं। जब हम बात करते हैं सीखने वाला, तो सीखने वाले का मतलब है वे सारी विशेषताएं जो एक शिक्षक को पता होनी चाहिए कि जो बच्चा मेरे सामने बैठा है वो क्या है, वो क्या लेके आया है, क्या है उसके पास, क्या वो मंदबुद्धि है, क्या वो सामान्य बुद्धि का है, क्या वो प्रतिभाशाली है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो अंतर्मुखी है, वो बहिर्मुखी है, कौन से उसके अंदर शील गुण है, कौन सी उसकी विशेषताएं हैं। कहने का मतलब बच्चे की हर एक चीज, आप कह सकते हैं कि शिक्षार्थी की जन्मजात योग्यताएं, क्षमताएं जो बच्चे के अंदर है, बच्चों के अंदर जो समानताएं हैं, बच्चों के अंदर जो अंतर है और उनका मापन करना, विद्यार्थी का प्रकट, गुप्त, सचेत और अचेतन व्यवहार, यानी बच्चे का वो व्यवहार जो सामने प्रकट है, बच्चे की सारी विशेषताएं, बच्चों की समानताएं, बच्चों के अंतर, बच्चों के प्रकट, अप्रकट, चेतन, अचेतन, हर प्रकार व्यवहार बच्चे से संबंधित आ गया। बचपन से लेकर वयस्क होने तक प्रत्येक चरण में उसकी वृद्धि और विकास की विशेषताएं।
कुल मिलाकर बच्चे की सारी बातें किस में आ जाएंगी? द लर्नर में आ जाएंगी। दूसरा आता है द लर्निंग प्रोसेस। जब बच्चे को हम कक्षा में सिखाते हैं तब वो जो घटनाएं घटित होती हैं उनको हम लर्निंग प्रोसेस में लेते हैं। लर्निंग प्रोसेस या जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकट रूप से दिखती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन संभव नहीं हो पाता। जैसे जब पढ़ने के दौरान बच्चा बोलता है, कुछ प्रश्नों का उत्तर देता है या वो कुछ आपको लिख के बताता है तब तो वो प्रकट हो जाता है, लेकिन जब वो अंदर ही अंदर कुछ चीजों का स्मरण कर रहा है, वह मन ही मन किसी चीज का दोहराव कर रहा है, वो किसी चीज पर चिंतन कर रहा है, वो किसी चीज का परसेप्शन कर रहा है, वो चीजें प्रकट नहीं होती, उनको हम अवलोकनीय नहीं मानते क्योंकि बाहर से पता नहीं चलता ना कि उसके दिमाग में भी क्या चल रहा है। तो कुछ प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष होती है। सीखने की प्रकृति, सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत, याद रखना, भूलना, धारण करना, संप्रतियों का निर्माण करना, चिंतन करना, तर्क करना, समस्या समाधान करना, सीखने का स्थानांतरण करना और प्रभावी सीखने के तरीके और साधन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बच्चे कैसे बढ़िया तरीके से सीखते हैं, आप किस तरीके से बच्चे के सामने चीजें प्रस्तुत करते हैं कि बच्चा उन चीजों को सीख जाता है, वो सारी चीजें सीखने की प्रक्रिया में आते हैं। जब हम सीखने की स्थिति की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है। आपने क्लास में प्रोजेक्टर लगा रखा है, आपने क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड लगा रखा है, आपने चार्ट लगा रखे हैं, आप क्लास में ग्लोब लेके जा रहे हो, वो सारी चीजें सीखने की सिचुएशन, लर्निंग सिचुएशन में आ जाती हैं। कक्षा का वातावरण और समूह गतिशीलता, बच्चे आपस में अगर लड़ने वाले हैं, बच्चों का आपस में व्यवहार कैसा है, कक्षा की जो संवेगात्मक जो आबो हवा है जिसको हम इमोशनल क्लाइमेट कहते हैं वो कैसा है, तकनीक, कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, कौन सी टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री आप यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे विषय जो सीखने में सहायता करते हैं, मूल्यांकन करने की जो तकनीक है, अभ्यास है, मार्गदर्शन है, काउंसलिंग है, गाइडेंस है, ये सारी चीजें सीखने की परिस्थिति में आ जाती हैं। विद्यालय का वातावरण कैसा है, विद्यालय का अनुशासन कैसा है, कक्षा का अनुशासन कैसा है, बच्चे एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, कागज फेंक रहे हैं, च्युइंगम खा खा के टेबल के नीचे चिपका रहे हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? सीखने की स्थिति में। इतने समय में आपका ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने रिवाइज कर दिया। अब इस वीडियो को आप देखेंगे तो मोटा मोटा आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है ना तो वो आपको एक बार याद आ जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही है। अब जो मेरा अगला कंसेप्ट मैप आएगा वो आएगा अभिवृद्धि और विकास का और किशोरावस्था का, यानी मैं 8-10 ऐसे कंसेप्ट मैप आपके सामने लाऊंगा और उसमें पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसका मैं शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा दूंगा। थैंक यू।